नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और अब हम लोग लेकर आए एक धमाकेदार सीरीज जिसका नाम है जीएस मास्टर सीरीज। ये जो सीरीज है होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए। आप सभी को पता है कि हमारा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है अगले मंथ अगस्त में होने को है और इसमें चाहिए कि स्टूडेंट ने जितना पढ़ा है उसका लास्ट शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो लेकर आए हैं दिशा एसएससी आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट शॉर्ट रिवीजन, जो कि देख हम लोग खत्म करेंगे इस पूरे सीरीज को टोटल 8 एपिसोड में। पहला जो हमारा एपिसोड होगा वो होगा हिस्ट्री का एपिसोड होगा, दूसरा होगा ज्योग्राफी का, फिर होगा पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, पांचवा होगा फिजिक्स, छठा होगा केमिस्ट्री, सातवां होगा बायोलॉजी और आठवां होगा करंट अफेयर्स जो कि पिछले 6 महीने के होंगे। बात करते हैं इस सीरीज का क्या फ़ायदा है। इस सीरीज का फ़ायदा ये है कि आप अगर सिलेबस आपने इतना लंबा लंबा कॉपी बनाया होगा, नोट्स बनाया भी होगा आपने, अगर वो नहीं हो रहा है आपको, आप चाहते कि लास्ट टाइम में आपको कोई ऐसा वीडियो मिले जो कि एग्ज़ाम में जाके सीधे 80 से 90% टकरा जाए, तो ये जो सीरीज है जीएस मास्टर सीरीज रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला सेक्शन होने वाला है वो मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे पहले पहले हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर कवर करेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद कवर करेंगे मिडावल हिस्ट्री। आप सबको पता है होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। इसीलिए हम लोग पहले नंबर पर रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन होने वाला है आपके पास 1985 को, उसके बाद 1987 को, उसके बाद 1892 को, उसके बाद 1905 को। कब हुआ था, और ये जो है रेलवे ग्रुप 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका आंसर जल्दी से बताइएगा आप लोग। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए जीएस मास्टर सीरीज, जो कि दिशा एसएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो इसकी संस्थापक जो बात करें, जो आईएनसी के संस्थापक की अगर बात करें, किसने किया था, तो ये किया था ए.ओ. हेम्यू के द्वारा। ए.ओ. हेम्यू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, अगर इसमें अगर डेट पूछ लिया जाए 1885 में, अगर डेट पूछ लिया जाए तो क्या डेट बताएंगे, 28 दिसंबर को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसका जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। आईएनसी का अगर पहला अधिवेशन की बात करें तो कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आईएनसी का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका जो फर्स्ट अधिवेशन था, अगर इसका फर्स्ट अधिवेशन की बात करें, फर्स्ट अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई। ठीक है। बात करते हैं मुंबई के जो है अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। बात करते हैं उस समय वायसराय कौन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय जो वायसराय कौन थे, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। क्या थे, लॉर्ड डफरिन थे। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉर्ड डफरिन। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक कौन रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज को जो है लिखे थे। बात करते हैं महात्मा गांधी ने इसे जो है वर्ष 1990 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने के दौरान जहाज पर लिखा था। तो हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी ने कब लिखा था, 1909 में। कब लिखा था, 1909 में लिखे थे। कब, क्यों लिखे थे, और यात्रा इसका अगर पूछा जाए
तो इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे? इंग्लैंड से, अगर बात करें इंग्लैंड से कहाँ आ रहे थे? साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान क्या लिखा थे? हिंद स्वराज है पुस्तक लिखे थे। बात करते हैं ये मूल किस भाषा में थी? मूल रूप से हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में थी? ये थी गुजराती लैंग्वेज में। किसमें? गुजराती लैंग्वेज में थी। ठीक है, बात करते हैं ब्रिटिश सरकार ने इसे राष्ट्रद्रोही सामग्री मानकर भारत में प्रतिबंध कर दिया था। यानी हिंद स्वराज पुस्तक को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय बैन कर दिया था, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और कब लिखा गया था? 1909 में। आते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। कौन थे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। देख से कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। कौन बने थे? भारत के पहले वायसराय बने थे। और ये कब बने थे? 1858 में। ठीक है, बात करते हैं विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इस क्रांति का जो है तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो है क्रांति का कारण था चर्बी वाले कारतूस का। क्या? चर्बी वाले कारतूस से था। चर्बी वाले कारतूस के लिए हुआ था। ठीक है, बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी। अगर इस क्रांति की शुरुआत अगर पूछ लिया जाए तो 10 मई से हो गई थी। कब हुई थी? 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं कहाँ से हुई थी, तो 10 मई को ये मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह के समय भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो इस समय जो है अगर 1857 के विद्रोह के समय अगर मुगल सम्राट का कोई अगर नाम पूछ लिया जाए तो कौन होगा? वो होगा शाह जफर। यह है, ये जो थे मुगल वंश के अंतिम शासक थे। कौन? शाह जफर। बात करते हैं 1857 के क्रांति का कारण, तो चर्बी वाले कारतूस थे। अंग्रेजों ने हैं, अंग्रेजों जो है भारतीयों को फोर्स करते थे कि वो उनको जो वेपन दिया जाता था उसके जो कारतूस थे उस पे जो है चर्बी लगी होती थी, मांस लगा हुआ था, और वही मांस जो है निकाल करके उसको फायर किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसको शुरुआत में बताया नहीं कि इसमें ये है, तो भारतीयों ने बाद में इसका विरोध किया। उसी के कारण जो 1857 की क्रांति का जन्म हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन होने वाला 1870 में, 1875 में, 1882 या 1890। इसका आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। बात करते हैं जो 1875 में है आर्य समाज की स्थापना, ये कहाँ पे हुई थी? कहाँ हुई थी? स्थान किस स्थान पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं इसका प्रसिद्ध नारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उस समय जो नारा दिया था वो दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या दिए थे नारा? वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें, इनकी फेमस बुक क्या थी? इनका फेमस बुक था सत्यार्थ। क्या था? सत्यार्थ बुक किसका है? तो ये है जो है बुक है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो दुखद घटना किस तिथि को हुई थी? आपको पता होगा कि उस समय जो है जनरल डायर ने लोगों पे गोली चलवा दिया था। तो ये जो पूछ रहा है ये जो घटना है ये कब हुआ था? और ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात करते हैं यह घटना अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। और ये अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ है? अभी अभी आप लोगों ने बताया अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। बात करते हैं ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये रॉलेट एक्ट के विरोध और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई सभा के दौरान हुई थी। तो किस एक्ट के विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसमें? रॉलेट
रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बात करते हैं इनके जिम्मेदार अधिकारी कौन थे। सभी को पता है जनरल डायर। कौन थे? जनरल डायर। जो डायर है ये इनके जिम्मेदार अधिकारी थे। बात करते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो इनमें उपाधियों का त्याग किया गया। जैसे अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने नाइटहुड की जो है अपना टाइटल वापस कर दिया था। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कौन सा? नाइटहुड का जो है, एक मिनट, नाइटहुड टाइटल ये किसने वापस कर दिया था? ये वापस कर दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिए थे। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में? और ये रेलवे ग्रुप डी के 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। कब शुरू किया गया था? 1942 में शुरू किया गया था। बात करते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें जो प्रमुख नारा इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। किसका नारा दिए थे? करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। बात करते हैं इनकी शुरुआत की तारीख। तो ये हुआ था तो 1942 में, लेकिन कब से हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त से। तो इसका अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो बताएंगे 8 अगस्त 1942 से। कब हुआ था? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। कब हुआ था? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। तो बॉम्बे लिख लेते हैं, बॉम्बे। ठीक है, आप कॉपी भी नोट कर सकते हैं कि ग्वालियर टैंक मैदान में, क्योंकि सारा कुछ मैं लिखा नहीं सकता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं लिखा रहा हूँ। तो बॉम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं ऑपरेशन जीरो आवर की। तो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन क्या था इनका? ऑपरेशन जीरो आवर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 7। क्वेश्चन क्या है? 1905 में जो है बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन होने वाला लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिन। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था बंगाल का विभाजन? इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में जो है बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं बंगाल विभाजन के विरोधी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इस आंदोलन का भी जन्म हुआ। कौन सा? स्वदेशी। एक तो हो गया स्वदेशी, एंड क्या हो गया? एक हमारा हो गया बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन, ये दोनों आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था। बात करते हैं इनका रद्द होने के कारण। बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में राजा जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। कब रद्द कर दिया गया था? 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। 1911 में रद्द कर दिया गया। किनके कार्यकाल में? जॉर्ज पंचम के काल में। किसमें? जॉर्ज पंचम के कार्यकाल में इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया गया था। बात करते हैं इसकी प्रभावी तिथि की। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को औपचारिक रूप से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को ये जो है औपचारिक रूप से लागू हुआ था। इसको कब कर दिया गया था? इसमें जो बहिष्कार इसका कब कर दिया गया था, यानी रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में। इसको बंगाल विभाजन को। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। क्या होगा इनका आंसर?
इनका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे। बात करते हैं ब्रह्म समाज। इन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसके? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं सती प्रथा का अंत। इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में सती प्रथा पर कानून का जो है अंत कर दिया था। कब किया था? 1829 में। किसके? किनके प्रयासों से? राजा राम मोहन के प्रयासों से। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं राजा की उपाधि। इन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि। इनको उपाधि कौन मिली थी? राजा। ये उपाधि इनको कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिए थे। कौन दिए थे? अकबर द्वितीय। अकबर सेकेंड ने इसको जो है राजा की उपाधि दिए थे, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। क्या होगा इनका आंसर? इनका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किए थे। बात करते हैं इनका मुख्य केंद्र की। तो गदर पार्टी की जो स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ है? ये है यूएसए में। बात करते हैं इनके प्रथम अध्यक्ष की। तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं इनकी पत्रिका की। तो पार्टी ने एक क्रांतिकारी अखबार निकाला था जिसका नाम था गदर। यह उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित होता था। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में, उस समय किस अखबार का जो है किस अखबार को लॉन्च किया गया था? तो वो अखबार था गदर। क्या था? गदर। और किस लैंग्वेज में थी? तो मुख्य रूप से उर्दू लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में? उर्दू लैंग्वेज में थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत पहुंचा था? ऑप्शन है 1925, 1927, 1928 या 1930। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आए थे। बात करते हैं इनके गठन की। साइमन कमीशन के गठन की अगर बात करें तो इनको जो है 1927 में ब्रिटेन में गठित किया गया था और 3 फरवरी 1928 को भारत यानी बम्बे पहुंचा। तो इनकी जो स्थापना अगर गठन की बात करें इस्टेब्लिश ईयर की, तो कब हुआ था? ये हुआ था, इनका जो गठन हुआ था 1927 में और भारत कब पहुंचा? 1928 में। बात करते हैं इनके सभी 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। तो साइमन कमीशन को कौन सा कमीशन कहा गया था? व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और 7 मेंबर कौन थे? वो 7 मेंबर जो थे इंग्लिश से। ठीक है। बात करते हैं लाला लाजपत राय का बलिदान की। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में शहीद हो गए। तो लाला लाजपत राय जो हैं किस कमीशन के विरोध में जो है मारे गए थे, मतलब शहीद हो गए थे? तो इसी के साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, इनका ये क्या हो गए थे? ये हो गए थे शहीद। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। किस कमीशन के विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन होने वाला दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ओ हेम्यू या बदरुद्दीन तैयब जी। इनका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी। बात करते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने?
इनके अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, बात करते हैं इनके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम मुस्लिम फर्स्ट अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें, ये कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं प्रथम महिला की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अध्यक्ष कौन थी? तो इनकी अगर प्रथम महिला की बात करें, प्रथम महिला, ये कौन थी? आईएनसी की प्रथम अध्यक्ष प्रथम महिला कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? ये बनी थी हमारा 1917 में, 1917 में बनी थी। जबकि प्रथम अगर भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। ये जो प्रथम महिला थी ये एनी बेसेंट, ये भारत की नहीं थी, ये भारत की नहीं थी, लेकिन ये आईएनसी की पहली अध्यक्ष थी। लेकिन अगर भारतीय महिला की अगर बात करें, जो कौन थी भारतीय महिला जो कि आईएनसी की प्रथम अध्यक्ष बनी थी? तो इंडियन अगर वुमेन की बात करें, इंडियन वुमेन की, तो ये कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो थी ये जो है प्रथम अध्यक्ष थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन होने वाला था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किसने किया था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास या जयप्रकाश नारायण। क्या होगा इसका आंसर? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो इनकी जो स्थापना है 1939 में तो किया गया था। बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के बाद गांधी जी से मतभेद के कारण जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कि उन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध नारे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते समय इन्होंने कुछ नारे दिए थे, जैसे दिल्ली चलो, क्या? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते समय 1939 में। उसके बाद और कौन दिया गया था? और दिया गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो नारा किसने दिया था? ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। कब दिए थे? 1939 में। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी जो है नेतृत्व किया था और जय हिंद का नारा लोकप्रिय बनाया था। तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किन्होंने किया था? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व की अगर बात करें तो ये किन्होंने किया था? ये जो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और कौन से प्रसिद्ध नारा दिए थे? प्रसिद्ध जो इसका नारा था, इनका जो नारा प्रसिद्ध था वो क्या था? वो था हमारा जय हिंद का। तो जय हिंद के नारा को लोकप्रिय किन्होंने बनाया था? ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाए थे? आज़ाद हिंद फौज की जो है, आज़ाद हिंद फौज को जब उन्होंने नेतृत्व किया था तब। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन है 1920, 1930, 1931 या 1942। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किया था। बात करते हैं इन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। तो दांडी जो मार्च है यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी, यह भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं
यात्रियों की संख्या, तो दांडी मार्च यात्रा में कुल कितने यात्री थे? अगर यात्री की बात करें तो टोटल 78 यात्री चुने गए थे। ठीक है, बात करते हैं 6 अप्रैल को दांडी में जो है नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो दांडी मार्च जो यात्रा था, इनके बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? ये किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किनका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको भी याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे किन्होंने? महात्मा गांधी ने। और किस के बाद? तो ये थे नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च यात्रा के बाद किए थे, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 14 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि सामाजिक सुधार हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन होने वाला ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आत्माराम पांडुरंग या स्वामी विवेकानंद। इनका क्या होगा इसका आंसर? सत्य शोधक समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो ये किए थे ज्योतिबा फुले। कौन किए थे? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे 1873 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो ज्योतिबा फुले की जो कुछ फेमस बुक है, क्या है आपको पता है इनके बुक का नाम? इनका बुक जो फेमस बुक है वो है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। ये किनका फेमस बुक है? ये फेमस बुक है ज्योतिबा फुले की। बात करते हैं इनका उद्देश्य। इसका जो है मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों, दलितों और महिलाओं को सामाजिक न्याय और शिक्षा दिलाना था, जिनके कारण इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। कौन? ज्योतिबा फुले। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है कितना? क्वेश्चन हमारा होने वाला है 15। क्वेश्चन है ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन कार्रवाई यानी काकोरी कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ था? ऑप्शन होने वाला है 1922, 1925, 1928 या 1930। तो काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1925 को। 1925 को जो है काकोरी कांड घटित हुआ था। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो बताएंगे 9 अगस्त को, यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो है ट्रेन कांड हुआ था। बात करते हैं काकोरी है कहाँ। अगर काकोरी की बात पूछे तो है कहाँ है? तो ये लखनऊ यूपी में। कहाँ है? लखनऊ के यूपी में, सॉरी यूपी के लखनऊ में है। बात करते हैं इस डकैती या कार्रवाई को HR यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो काकोरी ट्रेन कांड को किसने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगर शॉर्ट में लिख दे तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इसको अंजाम दिया था। किसको? काकोरी ट्रेन जो है कांड को। बात करते हैं इसके प्रमुख क्रांतिकारी के। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफ उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी को फांसी दी गई थी जो है काकोरी ट्रेन कांड में। किनको फांसी दी गई थी? एक तो हमारे हो गए असफ उल्ला खान, असफ उल्ला खान। और कौन थे? और थे रोशन सिंह, रोशन सिंह। और कौन थे? और थे राजेंद्र लाहिरी को। इनको क्या दिया गया था? इस कांड में इनको फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? इनको जो है फांसी दिया गया था, फांसी की सजा हुई थी। किस कांड में? ये होती काकोरी ट्रेन कांड में। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गांधी जी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था? और ये कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में जो इनका पहला जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। पूछ रहा है ये कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1915 में, 1917 में, 1919 में या 1919 या 1921। किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1917 में। जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो यह आंदोलन बिहार के चंपारण में स्थित अंग्रेज की 3 कठिया प्रथा के कारण हुआ था। किसके कारण? 3 कठिया। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। किसके? 3 कठिया जो इनकी प्रणाली जो है ये लगाए थे। किन्होंने? अंग्रेज ने लगाया था, जिसके खिलाफ कारण हुआ था। इन 3 कठिया प्रणाली थी क्या? अगर इस 3 कठिया प्रणाली की बात करें तो ये थी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करने की अनिवार्यता,
यानी आपके पास अगर ज़मीन का 20 भाग है तो उसके 3 भाग पे आपको नील की खेती जो है करना ही पड़ेगा। किसकी खेती? नील खेती। नील की खेती जो है करनी ही पड़ेगी, जिसके कारण जो है 3 कठिया प्रणाली का जन्म हुआ। बात करते हैं नील की खेती करने से क्या नुकसान था। तो उससे नुकसान ये था कि जो है खेतों की उपज शक्ति कम हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद जो है खेत में जो है कोई भी फसल सही से नहीं हो पाता था, यानी कुछ समय बाद धीरे धीरे उस जो पूरे ज़मीन को ये जो है नील की खेती करने के बाद बंजर बन जाता था अपने आप। बात करते हैं गांधी जी को निमंत्रण की। तो चंपारण सत्याग्रह जब किए थे गांधी जी, तो इनको बुलाए कौन थे? तो इनको जो बुलाए थे वो बुलाए थे राजकुमार शुक्ल। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं बिहार आने के लिए। हालांकि गांधी जी मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है कई बार रिक्वेस्ट करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल के जो आग्रह पे हैं जो है महात्मा गांधी बिहार में चंपारण सत्याग्रह करने के लिए आते हैं। बात करते हैं महात्मा गांधी की उपाधि की। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दी थी एक। वो क्या उपाधि थी आप लोग बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कौन सी उपाधि दिया था? इनको उपाधि मिली थी महात्मा की। किसकी? महात्मा की उपाधि जो है फर्स्ट टाइम कब मिला था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसके? चंपारण सत्याग्रह के दौरान किनको मिला था? महात्मा गांधी जी को। आपको पता है? क्या ये पता था आपको बात? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 17। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ये जब बुक है फेमस बुक, ये किसने लिखी है? ऑप्शन होने वाला दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर क्या होगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक कौन लिखे थे? ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी जी जो है इन्होंने लिखे थे ये पुस्तक। बात करते हैं इस पुस्तक में जो है दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? धन के निष्कासन का। धन के निष्कासन का सिद्धांत है। ठीक है, किस बुक में? ये बुक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली बुक में। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के। कौन? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बात करते हैं ये जो है भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है फर्स्ट मेंबर बने थे। कौन से मेंबर बने थे? फर्स्ट मेंबर बने थे। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। सीधे सीधे जितना भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ सबको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। बात करते हैं ये सदस्य तो बने थे, लेकिन कब बने थे ये भी पूछ सकता है कि जो दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट टाइम जो है बने थे सदस्य मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो कब बने थे? तो टिक करेंगे 1892 में बने थे। बात करेंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का उस टाइम जो है नाम क्या हुआ करता था? उसका नाम हुआ करता था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या हुआ करता था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो है वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते को कराने में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक एवं जिन्ना का, महात्मा गांधी का, या जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो लखनऊ समझौते किन्होंने कराया था 1916 में? क्वेश्चन ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं जिन्ना ने करवाए थे। बात करते कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर लें तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस को नरम दल और गरम दल का जो है उसका जो है पुनः मिलन हुआ था, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। तो 1907 की अधिवेशन की अगर बात करें, 1907 क्या होगा? 1907 में जो है कांग्रेस 2 दलों में बटा था। एक था नरम दल और एक क्या था? गरम दल। नरम दल और गरम दल क्या थे? तो नरम दल जो कोई भी प्रोटेस्ट करते थे तो वो पीस के साथ करते थे। इनका जो धर्म था वो था अहिंसा। लेकिन गरम दल वाले पीस के साथ नहीं करते थे। ठीक है,
यही दोनों में अंतर था। बात करते हैं 1907 में ये दोनों जो है नरम दल और गरम दल में जब विभाजित हुए, लेकिन एक कब हो गए थे? 1916 में। ये वापस जो है नरम दल और गरम दल कब वापस मिल गए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे। बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक मांगों के लिए हाथ मिलाया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ समझौते अधिवेशन में। तो लखनऊ समझौते में जो क्या हुआ था? मुस्लिम और कौन कौन? कांग्रेस और मुस्लिम, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये दोनों पहले अलग थे, लेकिन इस जो है कांग्रेस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में जो है, ये बात कर रहे थे हमको लखनऊ समझौते में, दोनों क्या हो गई? साथ हो गई और दोनों ने मिलकर जो है सरकार से मांग किया था। ठीक है। बात करते हैं अधिवेशन की अध्यक्षता। तो 1916 में इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चरण मजूमदार ने किया था। किन्होंने किया था? इनकी जो अध्यक्षता, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्षता इन्होंने इसका जो किन्होंने किया था? चरण मजूमदार। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिख देता हूँ, कांग्रेस प्लस मुस्लिम मिल गए थे। क्या होते? मिल गए थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 19। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लीटन को या लॉर्ड डलहौजी को। इसका आंसर क्या होगा? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किन्हें कहा जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो इन्होंने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया था। कब किए थे? 1882 में। 1882 में कौन क्या पेश किए थे? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, किन्होंने पेश किया था? लॉर्ड रिपन ने। बात करते हैं इन्हीं के कार्यकाल में 1881 में जो भारत की पहले नियमित यानी जनगणना शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट जो नियमित जनगणना 1881 में रेगुलर जो जनगणना है, नियमित जनगणना की अगर बात करें तो किनके शासनकाल से चालू हुआ है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। कहाँ? भारत में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। बात करते हैं लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो कब किया था ये? 1882 में जो है 1882 में किस एक्ट को रद्द कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? इसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिए थे। क्या कर दिए थे? रद्द। वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे फैक्ट याद हो रहे होंगे और आप एक ही क्वेश्चन से कई मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं अपने, और आपका पूरा सिलेबस जो है इसी तरह आपका रिवीजन हो जाएगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 20। बात करते हैं वर्ष 1932 के जो ऐतिहासिक जो है पूना पैक्ट किन नेताओं के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और ये पूछ रहा है कि किन नेताओं के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। ऑप्शन है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, या गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, या नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, या सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच। किनके बीच हुआ था पूना पैक्ट? ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। बात करते हैं पूना पैक्ट की। तो यह समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसका अगर डेट पूछा जाए तो ये हो जाएगा 24 सितंबर को हुआ था। यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? पुणे की जो है यरवदा सेंट्रल जेल, यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था ये। ठीक है, बात करते हैं यह जो है मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में गांधी जी के अमरण अनशन के बाद हुआ था। बात करते हैं इसके तहत जो है प्रत्येक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। कितनी कर दी गई?
71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। किसको? दलित वर्गों की जो सीटें थी, किसकी? दलित की सीटों की, दलित की सीट बढ़ाकर के 71 से कितना कर दिया था? 147। तो ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो हम चलते हैं अगले हमारे होने वाला है वो होने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या एंशियंट हिस्ट्री। अब स्टार्ट करते हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लिए हैं, अब हमारा सेक्शन है एंशियंट हिस्ट्री की। चलिए उड़ाते हैं सभी क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन मैं जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन होने वाला है कि सिंधु घाटी हड़प्पा की जो सभ्यता की है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुआ था और किसने किया था, ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट में। ऑप्शन होने वाला 1921 में किया गया था, 1922 में, 1935 में या 1942 में। इसका आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया गया था। किस में किया गया था? 1921 में किया गया था। बात करते हैं कौन किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में कौन किए थे? तो ये किए थे दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। ठीक है। बात करते हैं दयाराम साहनी ने जो है ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। तो इनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉन मार्शल। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और कब किए थे? 1921 में किए थे। बात करते हैं हड़प्पा स्थल जो है, जो स्थल है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है रावी नदी के किनारे। कौन से? रावी नदी के तट पे जो है हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। बात करते हैं ये रावी नदी वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास ये रावी नदी है। बात करते हैं इसके अगले ही वर्ष यानी 1922 में। अगर 1922 की बात करें, अभी तो हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था, लेकिन अगले ही वर्ष 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर ली गई थी। किसकी जो खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज कर ली गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। बात करते मोहनजोदड़ो की खोज किया किसने? इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा के 1 साल बाद यानी 1922 में ही कर लिए थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं अब इसके दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द की जो है किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है कौनोपनिषद से, कठोपनिषद से, उसके बाद मुंडकोपनिषद से या मांडुक्योपनिषद से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से है जो सत्यमेव जयते का जो है नारा लिया गया था। बात करते हैं सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य ही विजय होती है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्य ही विजय होती है। ये याद रखिएगा, सत्य ही विजय होती है। बात करते हैं लिपि की। तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ के नीचे यह शब्द जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है ये? अशोक स्तंभ पे। अशोक स्तंभ पे कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। कौन से? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है। बात करते हैं मुंडकोपनिषद की। तो ये जो है यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है। मुंडकोपनिषद में क्या किया है? यज्ञ की तुलना जो है यज्ञ की तुलना ये पूछा गया क्वेश्चन है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नौका से यानी टूटी हुई नाव से, टूटी हुई नौका से की गई। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन है ऋग्वेद में जो है कुल कितने सूक्त शामिल है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त शामिल है? ऑप्शन है 1017, 1028, 1050 या 1108। इसका आंसर क्या होगा? इसमें कुल कितने सूक्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 1028, जैसे हैम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करते हैं ऋग्वेद में मंडल की संख्या पूछे जाते हैं कई बार। तो ऋग्वेद में अगर मंडल की संख्या पूछ लिया जाए कुल,
तो अगर कुल मंडल इसमें पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे? तो 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल। और अगर मंत्र की बात पूछ लिया जाए इसी में, मंत्र कितना है जी? एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। 10 तो इसमें हो गया मंडल, और इसमें अगर मंत्र की संख्या पूछ लिया जाए तो मंत्र की संख्या हो जाएगा 10,580 मंत्र है। किसमें? ऋग्वेद में। बात करते हैं ऋग्वेद चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सबसे पुराना वेद है। क्या ये सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद। टोटल कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद है, इसमें सबसे पुराने वेद है। बात करते हैं ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है होत्रु कहा जाता है। क्या कहता है? होत्रु कहा जाता है। तो इसका जो मंत्र का उच्चारण करता है उसको होत्रु कहा जाता है भैया, होत्रु। एक मिनट, क्या कहा जाता है? होत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है या होता। क्या अर्थ होता है इसका? या होता इसका अर्थ होता है, यह भी याद रखिएगा, या होता इसका अर्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है ये, गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध के जो पहले उपदेश है उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पूछ रहा है कहाँ दिया गया था। ऑप्शन है आपका बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? तो जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बात करते हैं कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो बौद्ध साहित्य में बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को ही क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बात करते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार के बोध गया में हुई थी। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है बिहार के बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई है? बोध गया में। और ये बोध गया कहाँ है? बिहार में। बोध गया में कहाँ हुई है? निरंजना नदी पे। किस पे? निरंजना नदी पे, निरंजना नदी पे। ठीक है। और किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति। बात करते हैं महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध ने अपना शरीर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में त्याग दिया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहता है? इसकी बात करूं तो मैं एक मिनट, क्या कहा जाता है? एक मिनट, महापरिनिर्वाण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना शरीर त्याग देना। तो जो गौतम बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ त्याग दिए थे? उत्तर प्रदेश के यूपी के कुशीनगर में। कुशीनगर में शरीर का त्याग क्या किए थे? शरीर का जो है त्याग किए थे, शरीर का त्याग कर दिए थे। इसी घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि भगवान महावीर जो है स्वामी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन है वैशाली के कुंडग्राम, पावापुरी, राजगिरी या मगध में। कहाँ है भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली कुंडग्राम में। कहाँ है? वैशाली कुंडग्राम में जो है भगवान महावीर स्वामी का जो है जन्म स्थान है। बात करते हैं भगवान महावीर जो है स्वामी जैन के कैमे नंबर के तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कैमे तीर्थकर थे? तो ये थे 24 में। कैमे थे? 24 में तीर्थकर थे। बात करते हैं महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका अगर प्रतीक चिन्ह अगर बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ये था इनका प्रतीक चिन्ह लायन यानी शेर, सिंह या शेर भी कह सकते हैं। इनका जो है महावीर स्वामी को जो निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी इनको निर्वाण कहा जाता है। भगवान जो है महावीर को निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? बिहार में। कहाँ हुई थी? निर्वाण इनको कहाँ हुई थी? बिहार में, बिहार के पावापुरी में। पावापुरी में निर्वाण किसको कहा जाता है? मृत्यु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मृत्यु को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं, अभी हमने गौतम बुद्ध का बात किया था। गौतम बुद्ध को कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में हुआ था, जो कि है यूपी में। इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। लेकिन महावीर जो शरीर का त्याग किए थे वो किए थे पावापुरी में। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है निर्वाण कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य में है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन होने वाला है मेगास्थनी, चाणक्य, वानभट्ट या उपगुप्त। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का जो नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। तो कभी भी पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो चाणक्य है। बात करते हैं चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनका नाम अलग न है, ये क्या है, एक कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो किसको पराजित किया था? घनानंद को। किसको? घनानंद को पराजित किया था। कौन? जो है हमारे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं को पराजित करके कौन से मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना किए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक जो है इंडिका, इंडिका की रचना किसने किया था? ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, हेनसोंग या अल-बरूनी। किसने किया था इंडिका पुस्तक की जो है रचना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। किसने किया था? मेगास्थनीज जो है इंडिका बुक की रचना किए थे। बात करते हैं मेगास्थनीज कहाँ थे, तो एक यूनानी यात्री थे। क्या थे ये? यूनानी यात्री थे। किसके द्वारा भेजे गए थे? ये भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। इसका ये था राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। बात करते हैं मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार। तो मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं इंडिका में किस चीज की चर्चा है, किस चीज का वर्णन है? तो इंडिका में जो मौर्य काल की जो प्रशासन और भारतीय समाज को 7 जातियां में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? 7 जातियां में विभाजित किया गया है। 7 जातियां में विभाजित। किसको? मौर्य शासन काल के जो है प्रशासन व्यवस्था को और भारतीय समाज को। बात करते हैं फाहियान की। अगर हम इस फाहियान की बात करें तो ये कौन सा यात्री था? मेगास्थनी तो यूनानी यात्री था। फाहियान कैसा यात्री था? आप लोग बताइएगा, फाहियान कैसा यात्री था? एक मिनट, फाहियान कैसा यात्री था? फाहियान जो है ये चीनी यात्री था। कौन सा था? ये था चीनी यात्री था। जो है फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और हेनसोंग के काल में भारत आया था। किसके काल में आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय और हेनसोंग के काल में आया था। ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और हेनसोंग के काल में, हेनसोंग के काल में भारत आया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस जो है धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को या आजीवक धर्म को। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को जो है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना लिए थे। बात करते हैं कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध का जो वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वर्णन बात करें तो अशोक के 13वें शिलालेख में, इंस्क्रिप्शन में मिलता है इसका उल्लेख, शिलालेख में, ठीक है। बात करते हैं अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त नाम बौद्ध भिक्षु ने दीक्षित किया था। इनका नाम क्या किया था? अशोक का नाम क्या दिया गया था?
उपगुप्त के नाम से दिया गया था। कौन से? उपगुप्त। किसको कहा जाने लगा था? सम्राट अशोक को। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में, क्योंकि इन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मध्य प्रदेश स्थित जो है सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? जो है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। पूछ रहा है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहदर्षण। किसने करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? फटाक से दीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने जो है सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। बात करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के किस जिला में? रायसेन जिला में। रायसेन, एक मिनट, रायसेन जिला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं, इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो सांची के जो स्तूप है इसको विश्व धरोहर कब शामिल किया गया था? 1989 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था। बात करते हैं भारतीय मुद्रा के 20 रुपए के नोट पर जो है सांची का स्तूप का ही जो है चित्र दिया गया। किस रुपए पे? 20 रुपया के नोट पे। 20 रुपये के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है? सांची के स्तूप का। बात करते हैं यह स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। कौन सा? सांची का स्तूप। तो पूछ लेगा सांची का स्तूप किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। किससे? भगवान बुद्ध से संबंधित है सांची का स्तूप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 10। क्वेश्चन जो है, भारत का नेपोलियन नाम से किस प्रसिद्ध गुप्त शासक को जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है इसमें से? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या स्कंदगुप्त को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है इसको। बात करते हैं इतिहासकार जो है B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन इसे कहा किसने था? B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने इसको जो टाइटल दिया था समुद्रगुप्त का। बात करें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में है। किसमें है? समुद्रगुप्त के जो है युद्ध के विजय के बारे में किसमें स्थित है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में है। और ये किसने लिखा था? किसने लिखा था ये? हरिसेन ने। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था ये। बात करते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत के प्रेम को दर्शाता है। तो समुद्रगुप्त को किससे प्रेम था? संगीत से। किससे? संगीत से प्रेम था। और संगीत से प्रेम के कारण जो है इनके सिक्के पे जो है इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? सिक्कों पे बीना बजाते हुए। बीना बजाते हुए किनको दिखाया गया है? ये दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इनको जो है म्यूजिक से यानी संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है किस गुप्त सम्राट के शासन काल में जो है भारत आया था? और ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइएगा। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या रामगुप्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बात करते चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी टाइटल मिला था? इनको कौन सी उपाधियां मिला थे? तो इनको जो उपाधि मिली थी वो थी विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की अगर टाइटल पूछ लिया जाए तो किनको मिला था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और धन्वंतरी जैसे नवरत्न शामिल थे। तो नवरत्न इनके दरबार में थे। कौन से थे? नवरत्न। उस नवरत्न में सबसे ज्यादा फेमस है कालिदास। कौन थे? कालिदास। तो पूछेगा कालिदास किसके दरबार में थे नवरत्न में? तो क्या आंसर टिक करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में।
यहाँ मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बात करते हैं फाहियान जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों और पांडुलिपियों की खोज में भारत आया था। तो ये जो फाहियान है, चीनी यात्री फाहियान, क्यों भारत आया था? तो ये आया था मेनली बौद्ध धर्म के खोज के लिए, बौद्ध धर्म को खोजने आया था, बौद्ध धर्म को खोजने के लिए आया था। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 की प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये प्राचीन भारत में जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इसे 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके जो है विनाश कर दिया इसका। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, यानी विनाश किसने किया था? इसको जो है विनाश किसने किया था, यानी नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी पगला, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। कैवीं शताब्दी में? 12वीं सेंचुरी में। बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रोद्वितीय की उपाधि धारण है। तो इनकी उपाधि अगर बात करें, उपाधि इनकी कौन थी? महेंद्रादित्य की, महेंद्रादित्य की उपाधि इनको धारण है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन रहा कि संस्कृत के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या दंडी। कौन है हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक? इसका आंसर हो जाएगा वानभट्ट। वानभट्ट जो है हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता हैं। बात करते हैं इससे कुछ फैक्ट की, तो वानभट्ट जो है वर्धन पुष्यमित्र वंश के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किनके कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, बात करते हैं हर्षचरित सम्राट जो है हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित संस्कृत ग्रंथ है। और बात करते हैं स्वयं हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदन नामक 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो हर्षवर्धन के नाटक की बात कर लेते हैं। ये जो होते हर्षवर्धन जी, इन्होंने क्या क्या लिखा था? ये लिखे थे प्रियदर्शिका। क्या लिखे थे? प्रियदर्शिका नाटक लिखे थे। उसके बाद कौन सा नाटक लिखे थे? वो लिखे थे रत्नावली नाटक लिखे थे। और क्या लिखे थे? नागनंद। क्या लिखे थे? नागनंद। ये सभी क्या थे? ये सभी नाटक थे। इस सभी नाटक को किसने लिखा था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? वानभट्ट। और वानभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित और कादम्बरी को। हर्षचरित में क्या है? हर्षचरित में जो है महाराज हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताया गया है, जीवनी है उनकी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? दीजिए इसका आंसर। चीनी यात्री जो है हेनसोंग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बात करते हैं हेनसोंग का यात्रा की, तो इसके जो यात्रा वृत्तांत है जो सी यू की के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं? इसकी यात्रा जो वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाना जाता है, इसका नाम है सी यू की के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसोंग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, बात करते हैं और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार तो कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसको? हेनसोंग को। बात करते हैं हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। इसने पढ़ाई कहाँ की थी? ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में।
और उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? शीलभद्र जी थे। कौन थे? शीलभद्र, जब हेनसोंग ने वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है 15। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा होने वाला है, किस कुषाण शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन यानी कश्मीर में कराया था? किस कुषाण शासक ने? ऑप्शन है कुजुल, कड़फिसस, कनिष्क, विम, कड़फिसस या वसुदेव। किसने कराया था बौद्ध संगीत का जो आयोजन, और वो कौन सा बौद्ध संगीत था? चौथे नंबर का। और कहाँ आयोजन हुआ था? इसका जो आयोजन हुआ था कुंडल वन कश्मीर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने जो है चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन किया था कुंडल वन में। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इस चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष जो था इसका कौन था? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। बात करते हैं तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष भी थे। बात करते हैं इस चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान ही जो है जो बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में। एक को कहा गया हीनयान, क्या कहा गया? हीनयान। और एक को क्या कहा गया? एक को कहा गया महायान। क्या कहा गया? महायान। ये याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म जो है कब दो पार्ट में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान। बात करते हैं शक संवत की। तो कनिष्क ने ही 18वीं शताब्दी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो कनिष्क ने किसकी शुरुआत की थी? किस कैलेंडर की? राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा अभी है शक संवत की। किसकी? शक संवत की शुरुआत किया था। कब किया था? 18वीं सदी में। जो है बाकी ये क्या है? भारत का जो है वे राष्ट्रीय कैलेंडर है। कौन? शक संवत के अनुसार ही, अकॉर्डिंग ही हमारा जो है कैलेंडर डेट जारी होता है। इसे किसने लागू किया था? कनिष्क ने इसको जारी किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है 16। आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन होने वाला है जो है संस्कृत महाकाव्य कि जो अभिज्ञान शकुंतलम एवं मेघदूत किसकी रचनाएं हैं? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत कौन लिखे थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने ही दोनों अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत की रचना की है। बात करते हैं कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। बात करते हैं इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तक। एक तो हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत हो गया, और क्या पुस्तकें हैं इनकी? और जैसे है रघुवंशम। रघुवंशम ये कौन लिखे हैं? ये लिखे कालिदास। और क्या? कुमार संभव। कुमार संभव ये भी कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं कालिदास। और क्या लिखे हैं? और लिखे हैं मालविकाग्निमित्रम। क्या लिखे हैं? मालविकाग्निमित्रम। इसकी भी रचना किसने किया है? इसकी भी रचना जो किया है वो किया है कालिदास ने। बात करते हैं कालिदास गुप्त शासक का चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो कालिदास कौन थे? ये जो थे कालिदास गुप्त शासक यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। चंद्रगुप्त टू के नवरत्न थे। नवरत्न थे कौन थे? कालिदास। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 17। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो हमारा है ये है प्रथम बौद्ध संगीत से। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पे किया गया था? चलिए बताइए कितने बौद्ध संगीत हो गए हैं? 4 हुए हैं। ये पूछ रहा है पहला बौद्ध संगीत का आयोजन जो किस स्थान पे हुआ था। ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडल वन। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा राजगिरी में। क्या हो जाएगा? राजगिरी में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। बात करते हैं इस समय जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था ये हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो ये किसके शासन में हुआ था?
शासन अगर पूछा जाए तो कौन थे? अजात शत्रु थे, अजात शत्रु थे। ठीक है, बात करते इसके अध्यक्ष की, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष की अगर बात कर ले तो अध्यक्ष किसने किया था भाई? कौन था इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। कहा था? महाकश्यप। ठीक है, बात करते हैं इसमें बौद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया है। किसमें किया गया है? प्रथम बौद्ध संगीत में जो है बुद्ध के उपदेशों को, उपदेश को किसमें डिवाइड किया गया है? सूत पिटक और विनय पिटक। लिख देता हूं मैं, किसमें? एक मिनट। सूत पिटक और एक विनय पिटक। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ये आता है कि सूत पिटक और विनय पिटक में क्या है, तो बोलेंगे भगवान बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया गया है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 18 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी कौन था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल या धौलावीरा या रोपड़। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट सिटी कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय? वो था लोथल। क्या था? लोथल जो था पोर्ट सिटी था उस समय। बात करते लोथल है कहाँ? लोथल का लोकेशन कहाँ है? ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। कौन सा? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। बात करते हैं लोथल स्थल की खोज कब की गई थी? अगर इसकी खोज की गई अगर पूछा जाए तो SR राव ने किया था। SR राव ने किया था। और कब किया था? ये किए थे 1954 में किए थे। लोथल में जो है, लोथल से ही विश्व का सबसे प्राचीन कृत्रिम डॉक यार्ड यानी गोदावारा बंदरगाह के साक्ष्य मिले। तो इससे क्या मिले हैं? डॉक यार्ड मिले। क्या मिले हैं? डॉक यार्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला लोथल। देख लिया हम सारे लोथल के फैक्ट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 19। क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है का उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस मंडल में किया गया है? ऑप्शन है दूसरे मंडल, तीसरे मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरे मंडल में। किस मंडल में? तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है। बात करते कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो गायत्री मंत्र की रचयिता के अगर बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? इस मंत्र के रचयिता किसने किया था? रचना किसने किया था? तो महर्षि विश्वामित्र ने। किन्होंने किया था? महर्षि विश्वामित्र ने। महर्षि विश्वामित्र ने जो है ये क्या था? गायत्री मंत्र की रचना। बात करते यह मंत्र सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। किसको है भैया? इस सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद के 10 मंडलों के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कैमे मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में किसकी मिलती है? उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त की जो है उल्लेख किसमें मिलती है? 10वें मंडल में मिलती है। इसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका क्या मिलता है इसमें? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पहली बार किस में मिलता है? 10वें मंडल में। किस वेद के? ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम लोग करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री। क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्थित अजंता की जो गुफाएं हैं किस प्राचीन साम्राज्य काल से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल। क्या होगा इसका आंसर? जो है महाराष्ट्र स्थित अजंता की गुफाएं किस प्राचीन साम्राज्य काल से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। बात करते हैं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में जिलों में स्थित है। किसमें है भैया? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? छत्रपति संभाजी नगर जिले में। छत्रपति संभाजी नगर जो कि कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में। ठीक है,
बात करते हैं, ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के विभिन्न चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए, के चित्र के लिए, बौद्ध धर्म के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं, अजंता की गुफाएं को 1983 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। कब किया गया भैया? अजंता की गुफाओं को जो है यूनेस्को साइट कब बनाया गया? यूनेस्को साइट कब बना है? ये 1983 में, 1980। चलिए, अब जो हमारा अगला सेक्शन हो चुका है हिस्ट्री का, वो हो चुका है मिडाइवल हिस्ट्री। क्या आ चुका है? मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। एक मिनट, चलिए देखिए इसके पहले क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। एक मिनट में पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। दिल्ली सल्तनत का कौन सा जो शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में किया था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये जो दक्षिण भारतीय अभियानों का कुशाण नेतृत्व है उसके प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर ने किया था। कौन किया था? इनके सेनापति मलिक काफूर ने जो है इसका नेतृत्व किया था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपनी सख्त मूल्य नियंत्रण और बाजार सुधार नीति के लिए प्रसिद्ध था। बात करते हैं, इसने दाग जो है, घोड़े को है सेना में दागने या होलिया की प्रथा की शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी प्रथा स्टार्ट की थी? तो ये प्रथा चालू किया था दाग, यानी घोड़े की दागने की प्रथा और होलिया प्रथा। अब बात करते हैं दाग प्रथा क्या थी? तो घोड़े को दागा जाता था, और होलिया प्रथा था कि जो है सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जो आगरा शहर की स्थापना जो 1504 में किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने जो है 1504 में दिल्ली सल्तनत के जो है शासक थे, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना किया था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को लोदी वंश की नई राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को जो है लोदी वंश की नई राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी आगरा को? ये बनाए थे 1506 में। बात करते हैं, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से इसकी क्या थी? कविताएं लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है ये कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जहां आरा बेगम या नूरजहां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किया था। बात करते गुलबदन बेगम थी कौन? तो वह जो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी। किसकी थी गुलबदन बेगम? ये थी बाबर की पुत्री, बाबर की जो है ये पुत्री थी। और क्या थी ये? हुमायूं जो है सौतेली बहन थी किसकी? हुमायूं की ये सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन ही कह लेते हैं। हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। और इसने क्या लिखा था? हुमायूंनामा। जो बात करते हैं, हुमायूंनामा 2 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग जो है बाबर के काल का, और दूसरा काल है जो है हुमायूं के जीवन एवं संघर्षों के वर्णन करता है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट में। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? चौसा का जो है युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किस शासक के बीच लड़ा गया था? क्या होगा इसका आंसर? चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये होगा इसका आंसर शेरशाह सूरी। किसके बीच?
हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। बात करते हैं, हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह सूरी को पदवी धारण कर दी थी। तो हुमायूं क्या हुआ था, लॉस कर गया था ये। और विन कौन किया था, शेरशाह सूरी। तो जब भी पूछेगा क्वेश्चन कि सौसा का युद्ध का विनर कौन रहा है, तो शेरशाह सूरी रहा है। बात करते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। इसके ठीक अगले वर्ष 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध होता है। किसका युद्ध किया जाता है, कन्नौज का युद्ध करवाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कन्नौज का युद्ध जो हुआ, इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और सूरी वंश की स्थापना ही हो गई उसके बाद। बात करते हैं सरक-ए-आज़म। शेरशाह सूरी को जो है ग्रेट ट्रंक रोड निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है। तो शेरशाह सूरी ने कौन सा रोड बनाया था, ग्रेट ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कराया था, इसलिए इसे सरक-ए-आज़म कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सरक-ए-आज़म। सरक-ए-आज़म के नाम से कौन जाने जाते हैं, शेरशाह सूरी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी और अकबरनामा के जो रचनाकार कौन है। ये दोनों के आईने अकबरी और अकबरनामा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन होने वाला है फैजी, अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है आईने अकबरी और अकबरनामा के रचनाकार हैं। बात करते हैं अकबरनामा की, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। अकबरनामा कितने भाग में, 3 भाग में बटा है, जिसका तीसरा और अंतिम भाग एन-ए अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन-ए अकबरी। बात करते हैं अबुल फजल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक था। कौन था, अकबर के नवरत्न था ये, अकबर का नवरत्न कौन था, अबुल फजल। और उनके मुख्य सलाहकार और इतिहासकार भी थे। ये इसके कौन थे, अकबर के सलाहकार भी थे। कौन, अबुल फजल। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, किस मुगल बादशाह ने के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन एज कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के काल को जो है मुगल बादशाह के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद निर्माण करवाया था। क्या क्या बनवाया था भैया इसने, एक तो सभी लोग जानते हैं, क्या बनाए थे, ताजमहल बनाए थे, ताजमहल बनाए थे। दूसरा क्या बनाए थे, दूसरा बनाए थे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला बनाया था। और क्या बनाया था भैया, और बनाया था जामा मस्जिद। क्या बनाया था, जामा मस्जिद। किसने बनाया था, ये बनाया था शाहजहां ने। बात करते हैं, शाहजहां ने तख्त ए ताउस बनवाया, जिसमें जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे जड़ा था। तो शाहजहां ने क्या बनवाया था भैया, तख्त ए ताउस। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इसकी विशेषता क्या थी, इसमें थी कोहिनूर हीरे लगा था। क्या लगा था इसमें, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा किस में लगा था, तख्त ए नाउस में। बात करते हैं मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां का काल था। वहीं चित्रकला का स्वर्ण युग अगर पूछे जाए तो क्या हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर क्या हो जाएगा, चित्रकला का। किसका हो जाएगा, 1 मिनट। जहांगीर को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा ये, दिल्ली स्थित जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। बात करते हैं कब निर्माण कराया था, तो कुतुब मीनार के निर्माण की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब रखा था, नींव 1199 में। और सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में, कुतुब मीनार किसकी याद में, यहाँ पे लिख देता हूँ याद, तो सही रहेगा। किसकी याद में बनाया गया था, तो बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे उसने ठीक करवाकर 5वीं मंजिल जुड़वाई थी। लेकिन अगर वास्तविक
संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है, कुतुब मीनार का। जो सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का नाम जाना जाता है, जिसने तुर्कान ए चहलगानी गुलामों बनवाया था। ये बहुत इसका ज़्यादा फेमस पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी जो है, ये जो है संस्थापक कौन है इनके। तुर्कान ए चहलगानी ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश। ये क्या था? इसको चालीसा दल भी कहा जाता है। इसमें 40 जो है विद्वान लोगों को शामिल किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और यही सारे फैसले लेते थे इल्तुतमिश के। यही कई सारे राजा को भी अपॉइंट करते हैं, बाद में आप जाके देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के। तो ये जो है तुर्कान ए चहलगानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पूछा जाएगा कि इसका जो निर्माण तुर्कान ए चहलगानी जो है, इसको किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 8 क्वेश्चन क्या है? अजमेर में जो स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उसकी अत्यधिक दानशीलता के कारण लाख वक्स की उपाधि दी गई थी। इसको कौन सी उपाधि दी गई है? लाख वक्स की उपाधि किसको मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण कराया था। तो फर्स्ट मॉस्क्यू यानी पहली मस्जिद को निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका नाम क्या था? कुब्बत उल इस्लाम था इसका नाम। बात करते हैं इसका मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कैसे हो गई थी इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु जो अगर कारण पूछा जाए तो घोड़े से गिरकर, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से, घोड़ा से नीचे गिरा था। कब गिरा था? पोलो खेलते समय क्या कर गया? एक घोड़े से नीचे गिरा, जिसके कारण इसकी मौत हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम तथा अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? सबको पता होगा, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी जो है मुस्लिम शासिका रही है। बात करते हैं, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया। कब किया था? 1236 से लेकर 1240 तक शासन की है, और वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? डॉटर किसकी थी? डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ये याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं, रजिया ने भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया से विवाह किया था। इनका विवाह किससे हुआ था? अगर इसके पति का बात किया जाए, इसके पति कौन थे? अल्तुनिया जो है इनके पति का नाम था। बात करते हैं 1240 में कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कर दी जाती है 1240 में। मृत्यु कहाँ? ये स्थान का नाम पूछा जाए तो कैथल में जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। कैथल कहाँ है? यह हरियाणा में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? डाकुओं के द्वारा कर दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कृषि विकास हेतु दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने किया था? कृषि विकास हेतु दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग की जो है स्थापना किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल शासक भी कहा जाता है। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये जो है इस विभाग का मुख्य उद्देश्य, दीवान ए अमीर कोही का मुख्य उद्देश्य था बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और किसानों को जो है ऋण देना। बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद स्थानांतरित की थी। राजधानी को क्या बदला था? कैपिटल को क्या किया था? इसने दिल्ली से क्या ला गया? दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया। दौलताबाद क्या था? दौलताबाद का अगर नाम पूछा जाए अभी तो क्या है? ये देवगिरी है। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इब्न बतूता का। इब्न बतूता का आगमन
प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत आया था। इसके शासनकाल में भारत कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आया इसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में जो है सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सुल्तान ने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या शेरशाह सूरी ने? किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन करेंसी का उपयोग सबसे पहले किया था। ये जो सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी है, मुख्य रूप से तांबे और कांसे के सिक्के चलाए गए थे, ये जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया और ये विफल हो गया। ये टोकन करेंसी क्या हो गया? विफल हो गया। इसका कारण क्या था? इतिहास में अत्यधिक विद्वान होने के बावजूद अपनी असफल योजनाओं के कारण इन्हें पागल शासक कहा गया। इसको क्या कह दिया गया? पागल शासक कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। इनकी जो काफी योजनाएं हैं असफल हो गई। ठीक है, इसे पागल शासक भी कह सकते हैं या इसको और भी नाम है, जैसे रक्त पिशासु। क्या कहते हैं? रक्त पिशासु, इसका ये भी नाम है। रक्त पिशासु किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 12। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने मिलकर किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरियर एंड बुक्का ने। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। बात करते हैं ये हरियर और बुक्का ने किस वंश की जो है स्थापना किया था? तो ये जो स्थापना किया था वो किया था संगम वंश की स्थापना। किसकी? संगम वंश की स्थापना किया था इसने। बात करते हैं इन्हें विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा अपने गुरु विद्यारण्य से मिली थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या कीजिएगा आंसर? विजयनगर साम्राज्य की स्थान जो राजधानी थी ये थी हम्पी में, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा होने वाला है प्रसिद्ध जो है तेलुगु महाकाव्य जिसका नाम हो अमुक्त मालदय की रचना किस सम्राट ने की थी? अमुक्त मालदय की रचना किस सम्राट ने की थी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के सबसे महान शासक थे। बात करते हैं इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि निवास करते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है। तो अष्ट दिग्गज किनके दरबार में थे? अष्ट दिग्गज किनके शासनकाल में थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और ये कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक थे। तुलुक वंश के ये शासक थे। बात करते हैं कृष्णदेव राय को आंध्र भोज और अभिनव भोज जैसी उपाधियों से जाना जाता है। इनकी उपाधियां क्या है? उपाधि इनकी क्या है? जैसे इसकी उपाधि एक होगी आंध्र भोज। क्या हो गई? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और क्या जाना जाता है इनको? और जाना जाता है अभिनव भोज के नाम से। अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है किसको? कृष्णदेव राय को। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। क्वेश्चन क्या है? पानीपत का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध 1526 में किन के मध्य लड़ा गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को। बात करते हैं बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तुलुगमा नीति और तोपखाने का सफल प्रयोग किया था। बाबर ने क्या प्रयोग किया था? तुलुगमा नीति का प्रयोग किया प्लस तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग पहली बार हुआ था। कौन सी बार? पहली बार किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा मात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। क्या था भाई? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा जो था सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। ये जो इब्राहिम लोदी हैं एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया, युद्ध भूमि में ही मारा गया। क्या? युद्ध के मैदान में मारा गया।
मैदान में मारा गया। और ये इकलौता क्या था? दिल्ली सल्तनत का शासक था। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 15। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आने वाला है फतेहपुर सीकरी जो है में धार्मिक चर्चाओं हेतु इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अकबर ने। कब कराया था? अकबर ने जो इबादत खाना का जो निर्माण 1575 ईस्वी में कराया था। 1575 में कराया गया था। इबादत खाने को क्या कहा जाता है? अगर पूछा जाए तो इबादत खाना को प्रार्थना भवन भी कहा जाता है। कौन सा? प्रार्थना भवन के नाम से भी जाना जाता है इबादत खाना को। बात करते हैं, शुरुआत में यह केवल इस्लाम के विद्वानों के लिए था, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों के गुरुओं के लिए खोल दिया गया। बात करते हैं, धार्मिक विवादों को समाप्त करने के लिए अकबर ने 1579 में महजरनामा जारी किया था। क्या जारी किया था? महजरनामा। तो पूछेगा महजरनामा किसने जारी किया था? महजरनामा कब जारी किया था? 1579 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्यों किया गया था? यह किया था धार्मिक विवादों को खत्म करने के लिए। धार्मिक विवाद को खत्म करने के लिए किया गया था। ठीक है, आते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 16। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वर्ष 1582 में दीन ए इलाही नामक नवीन सबधर्म संभाव धर्म का स्थापना किसने किया था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने जो है 1582 में दीन ए इलाही नामक जो है धर्म का जो है प्रतिपादन किया था और इसकी शुरुआत की थी। बात करते दीन ए इलाही धर्म जो है स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? पहला और अंतिम हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को जो है मान लिया था? वो था बीरबल। क्या था? बीरबल था वो। बीरबल। बीरबल को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है महेश दास भी कहा जाता है। महेश दास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस नए धर्म का जो है प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। दीन इलाही धर्म को शुरुआत के बाद अकबर ने 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत भी चलाया था। किसके लिए? दीन इलाही के लिए। तो इलाही दीन इलाही जो है, अगर इलाही संवत की बात करें तो ये किसने चलवाया था? अकबर ने इलाही संवत चलवाया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी का प्रचलन किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था? पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी का प्रचलन किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अंगद देव जी ने शुरुआत किया था। बात करते हैं ये सिखों के कैमेन नंबर के गुरु थे? ये दूसरे नंबर के गुरु थे गुरु अंगद देव जी। बात करते हैं इनके प्रथम गुरु की, तो गुरु नानक। अगर फर्स्ट पूछ लिया जाएगा सिख जो धर्म के प्रथम गुरु की अगर बात करें तो वो थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक जी थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया गया। किसके द्वारा? गुरु नानक जी के याद में ही लंगर व्यवस्था। आज भी देखिएगा सिखों में कौन सी व्यवस्था चलती है? लंगर व्यवस्था, जिसमें फ्री में खाना खिलाया जाता है। बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। कौन से? गुरु अर्जन देव। तो ये जो गुरु अर्जन देव है, गुरु अर्जुन देव है, ये कैमेन नंबर के गुरु हैं? 5th नंबर के। और इसने क्या चलवाया था? इसने चलवाया था आदि ग्रंथ। क्या चलाया था? आदि ग्रंथ चलाए थे इन्होंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 18। क्वेश्चन क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है भव्य राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किस दुर्ग में हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक 1674 में किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन है शिवनेर दुर्ग, रायगढ़ दुर्ग, तोरना दुर्ग या सिंहगढ़ दुर्ग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़ दुर्ग। रायगढ़ दुर्ग में जो है महाराज शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक करवाया गया था। बात करते हैं राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? गागा भट्ट के द्वारा।
गागा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक हुआ था। बात करते हैं शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि 1665 में हुई थी? पुरंदर की संधि, पुरंदर संधि, ठीक है, पुरंदर संधि, ये भी याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 19 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, सूफीवाद पर आधारित ग्रंथ जो है साकीनात उल औलिया के लेखक कौन है? और ये किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है? सूफीवाद पर जो आधारित ग्रंथ है ये साकीनात उल औलिया, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है दारा सिको। कौन है? दारा सिको जो है इसका लेखक है। बात करते हैं दारा सिको मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और औरंगजेब का भाई है। किसका पुत्र है? सन किसका है? शाहजहां का। किसका है? शाहजहां का। और अगर पूछ लिया जाए भाई किसका है, ब्रदर किसका है, ये ब्रो है किसका? ये है औरंगजेब का ब्रदर है, औरंगजेब का ब्रदर है, ये भी याद रखिएगा। बात करते दारा सिको ने 52वीं उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था, जिसे सर-ए-अकबर के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते उपाधियां, दारा सिको को उसकी उदारता और विद्वता के लिए उसे शाह बुलंद, इकबाल और लघु अकबर भी कहा जाता है। दारा सिको की उपाधि क्या थी? उपाधि अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है शाह बुलंद, शाह बुलंद, इकबाल, और क्या था? और अगर इसकी उपाधियां बात करें और क्या थी इसकी उपाधि, वो था इनके लघु अकबर, जिसे कहते हैं लिटिल अकबर, लघु अकबर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला नंबर हमारा 20 और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस स्लाइड का। क्वेश्चन क्या है? तोता ए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से विख्यात अमीर कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो को कौन से नाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये किनके दरबार में थे? क्वेश्चन ये है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये थे। बात करते हैं अमीर खुसरो को संगीत वाद्य यंत्र सितार एवं तबला का आविष्कारक और कव्वाली के जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को जो है कव्वाली का जनक माना जाता है। किसका किसका देख लो। जनक एक माना जाता है कव्वाली का, किसका? कव्वाली। और क्या माना जाता है इनको? और संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और तबला, सितार और तबला का इनको जनक माना जाता है। बात करते हैं अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है। कितने का देखा है? अमीर खुसरो जो है 7 से ज्यादा शासक का जो है क्या देखा है? शासनकाल देखा है। और ये सबसे ज्यादा देखने वाले जो है व्यक्ति हुए हैं। बात करते हैं अमीर खुसरो प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। ये किनके शिष्य थे? ये शिष्य अगर पूछा जाए तो किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के ये जो पुत्र थे, सॉरी शिष्य थे।